Okay, so we will see today के arc length, how you can find out the arc length using this calculus. Initially, obviously, we can simply see the formula for the arc length. It's very simple. That integrated from a to b and square root and then 1 plus derivative and its square. ठीक है, तो सिंपल थिंग टू डू कि अगर आपका उसके फंक्शन है वहां पे आपका उसका डेरिवेटिव आप निकालना है और उसका स्क्वायर करके इस फॉर्मूला में रख दें और जहां से जहां तक की लेंथ निकालनी हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट लेंथ विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस. ठीक है, अगर हम इसको वैसे ऑब्जर्व करें तो कैन यू गाइस सी माय डेस्क? एनीवन रिस्पॉन्स? Arman, can you see my desk? Yes, sir. Okay, so here you can see that if I have something of the type के जो चीजें हमें नोन है, जैसे अगर मैं एक यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दूं तो राइट ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियसली अगर ये साइड 1 है और ये साइड 1 है तो थर्ड साइड जो होती है वो √2 होती है. ये हमें पता है. ठीक है, सो अब अगर मैं इस कर्व को फिगर आउट करूं कि ये कर्व मेरे पास सपोज y इज इक्वल टू x है and that is my function, and if I want to find out this length with the help of my arc length formula, यानी अगर मैं इसे आर्क लेंथ के फॉर्मूला से निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये कैसे निकलेगी? ये मेरा फंक्शन है. अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम a to b स्क्वायर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर. ठीक है, डेरिवेटिव का स्क्वायर एंड देन dx. ठीक है, तो दैट इज द थिंग यू नीड टू फाइंड आउट. अब इसके अंदर फंक्शन जो है बहुत क्लियर है. फंक्शन आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू x है. अगर आप इसका dy by dx निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 1, and with the help of this one if you substitute in this formula and you want to find out the length from 0 to 1. ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ आप निकालना चाह रहे हैं. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप कहेंगे कि भाई ये जो लेंथ है मेरे पास दैट इज फ्रॉम 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस, और ये डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 1 आ रहा है और इसका स्क्वायर भी 1 ही रहेगा. then you write down the x, so you write down √2, तो आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं. यू हैव dx ओनली, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दिस तो इंटीग्रल dx का आंसर x आ जाएगा 0 से 1, एंड व्हेन यू अप्लाई द लिमिट तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज √2, व्हिच इज सेम एज यू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री. ठीक है, तो जो ज्योमेट्री से निकल के आ रहा है वही आपके पास भी कैलकुलस से आ रहा है. इसकी हमने सिर्फ इसको चेक इसलिए किया है कि अब अगर हमारे पास कोई डिफरेंट लेंथ होगी तो वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव नाउ फॉर फाइंडिंग आउट द लेंथ, आर्क लेंथ. यानी अगर मैं कोई आर्क लेंथ निकालनी तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं. जैसे ये सर्कल आपके पास है, ठीक है, सर्कल की अगर मुझे टोटल लेंथ निकालनी है तो दैट इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो इस केस के अंदर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr. तो रेडियस अगर इसमें 3 है हमारे पास इस सर्कल का, तो मेरे पास जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? मैं आपको यहाँ पे इस पे शो कर देता हूँ. ठीक है, अगर इफ द रेडियस ऑफ माय सर्कल इज लाइक, ये मेरा सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल का रेडियस 3 है, तो पेरीमीटर के हिसाब से ये हो जाएगा 2πr which is 2π3, that is 6π. ठीक है भाई, ये रेडियस इसका 3 है जो हमारे पास सर्कल है. अब अगर हम इसकी लेंथ को -3 से +3, यानी यहाँ से रेडियस ये है -3, ये +3 है, और इस लेंथ को अगर मैं निकालने के लिए चलूँ, ठीक है, तो मैं इसको डबल कर लूंगा तो मेरे पास आर्क लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सर्कल है, ये सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² + y² = 9, which is basically which will give me y is equal to √ पॉजिटिव वाला जो मैं अगर ले रहा हूँ तो दैट विल बी 9 - x². ठीक है, अब अगर मैं इसका dy by dx ले लूँ तो दैट इज 1/2 √, यानी मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा क्या? 9 के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1/2 √ ऑफ द सेम थिंग मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग. 9 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x. तो तुम कैंसिल कर दो तो यू बेसिकली यू हैव डेरिवेटिव एज -x/2
square root of 9 minus x square. ठीक है, with this derivative you can go for the formula of the arc length. तो क्या हो जाएगा, चेक करूँ यहाँ पे कोई क्लास की तरफ से तो ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको आर्क लेंथ के फॉर्मूला में अगर रखूंगा तो द फॉर्मूला विल बी फ्रॉम ए टू बी, जो हमारा फॉर्मूला है, और 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। एंड देन लेटर ऑन व्हाट यू विल गो फॉर, इसके अंदर आप वैल्यूज रख दीजिए, जो आपको वैल्यूज चाहिए वो क्या होंगी, वो वैल्यूज जो है आपके पास, आपने भी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो दैट डेरिवेटिव इज, यहाँ इसको लिख देता हूँ, ये -3 से +3 आपकी लिमिट्स हैं, क्या आपने स्क्वायर रूट लगाया 1 प्लस, और ये डेरिवेटिव है, इसका स्क्वायर लिखोगे नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगी, और नीचे का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यू एंड अप विद 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो यू आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम -3 टू +3, ठीक है। एंड विद दिस आपके पास फर्दर क्या चीज लिखी हुई आगे, फर्दर आपके पास जो है वो इसके अंदर कैन सी स्क्वायर रूट के अंदर, जिसको आप एलसीएम अगर लेंगे तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, साइन राइट डाउन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ एक्स, ठीक है। ये ऊपर से ये कैंसिल कर दो, ठीक है, और 3 9 9 जो रूट से बाहर आएगा तो वो 3 हो जाएगा, -3 टू +3 dx इन द न्यूमरेटर, ऊपर अब कुछ नहीं बचा, नीचे तुम्हारे पास बच जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा इंटीग्रल ये बच गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट तुम्हें करना है तो इसको तुम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर मैं इसमें से साइन इनवर्स वाले तरीके फॉर्मूले से इसमें से मैं 9 को कॉमन ले लूं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 9 जब इस रूट से बाहर जाएगा कॉमन, तो बाहर जाके क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 9 कॉमन हो गया, 9 माइनस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को अगर मैं 9 को अगर रूट के अंदर लिखना चाहूंगा तो दैट्स गोइंग टू गिव मी एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो व्हाट यू हैव -3 +3 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 3 ये देखो, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर तुम ले जाना चाह रहे हो तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका एंगल का डेरिवेटिव है वो क्या है, एंगल का डेरिवेटिव तो हमारे पास जो है वो मौजूद है 1/3, ठीक है। तो तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ताकि बाहर तुम्हारे पास एंगल का डेरिवेटिव आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 से +3 हो गया, और ये आ गया dx अपॉन 3, जबकि डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स, अगर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ द एंगल x अपॉन 3, और यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम -3 टू +3, ठीक है। अब इस पे लिमिट्स लगा लो, तो द लिमिट्स आर साइन इनवर्स, और पहले अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा 3/3 विच इज 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -3/3 का होता है -1, ठीक है। तो विद दिस अगर आप साइन के आर्गन डायग्राम के अंदर इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे, साइन के आर्गन डायग्राम के अंदर यहाँ वैल्यू 0 होती है, साइन का वैल्यू यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, तो दिस एंगल इज 90 यानी π/2, दिस एंगल इज -π/2, ठीक है। सो विद दीज टू एंगल्स, तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ रखें तो ये क्या क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए 3, पहला वाला वैल्यू 1 पे π/2 आएगा, माइनस ये साइन, और ये फिर -π/2 है, तो दैट्स गोइंग टू गिव यू +π/2, ठीक है। तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा 3 π, π/2 + π/2 इज पाई,
और क्योंकि हमने जो लेंथ निकाली वो यहाँ से यहाँ तक की निकाली, ठीक है, तो द टोटल लेंथ विल बी द डबल ऑफ दिस, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लिख देते हैं द टोटल विल बी double of this, that is 2 times of 3 pi, that is 6 pi, ठीक है भाई, टोटल विल बी द डबल ऑफ दिस, तो ये 6 pi हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द लेंथ बेसिकली जो कि हमें यहाँ नजर आ रही थी 6 pi। सो विद दिस द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने अभी यहाँ देखा, ठीक है, 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर dx, इससे हम कोई सी भी लेंथ जो है निकाल सकते हैं। तो दूसरी, इससे पहले हम एरिया पे फोकस किए हुए थे कि हम एरिया निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लेंथ ऑफ द कर्व भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? लोग बैठे हुए हैं जी भाई, क्लियर है फातिमा? जी सर। ओके, सो द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज द फॉर्मूला। यानी आपने यहाँ पे अगर इसमें देखा तो ये हमारे पास तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये अगर आपने जहन में रखा हुआ है, डेरिवेटिव निकालना है इसमें, उसका स्क्वायर करके यहाँ रख देना है, एंड देन यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम द लिमिट, जहाँ से जहाँ तक आपने उसकी उसकी लेंथ मालूम करनी है। जैसे कि इस केस में हमें लेंथ पूरे की निकालनी थी, तो पहले हमने -3 से +3 की निकाल ली और फिर उसे डबल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा कर्व भी गिवन है, सो यू कैन गो फॉर द लेंथ ऑफ दैट कर्व, ठीक है। जैसे इस केस में ये x² / 2 है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 1, ये इसकी इंटीग्रेटिंग लिमिट्स हैं, उसकी मदद से हम ये जो कर्व का लेंथ है ये भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, डेरिवेटिव आसान है, ठीक है, और फिर इसको ट्राई करके मुझे इसका सॉल्यूशन दिखा दीजिएगा क्या क्या लेंथ है इसका। आपको ये जो ब्लू कर्व नजर आ रहा है आपको, ये लेंथ आपकी निकल आएगी इफ यू पुट इट इनटू द फॉर्मूला, ठीक है। इसकी मैं स्टार्टिंग चाहे तो आपको करके थोड़ी सी बना देता हूँ कि ये बेसिकली बनेगा क्या। देख लो अपने पास कर्व इज x² / 2, लेंथ हमें निकाल दीजिए 0 से 1 तक की, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं किया जाए, इसके बाद करूंगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय डेस्क। ओके, सो दिस इज द कर्व। अगर आपका कर्व y = x² / 2 है, तो यू कैन सी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx के लिए। अगर आप जाएंगे तो सिंपल 2x के साथ ये 2 कैंसिल होके योर डेरिवेटिव इज सिंपली x, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड आउट के मेरा जो फॉर्मूला, मुझे 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो लेंथ है वो 0 से 1 तक का √1 प्लस डेरिवेटिव यानी x का स्क्वायर dx। इफ यू इंटीग्रेट दिस थिंग तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे देगा, ठीक है। तो ये आप इसको ट्राई कर लीजिएगा इसकी लेंथ निकालने के लिए, इस इंटीग्रल को, और देन यू कैन इजीली सी कि ये आपको इसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इसका जो है फॉर्मूला आपको बना दिया है, ठीक है। विद दिस कैन इजीली फाइंड आउट के कोई भी लेंथ जो कर्व अगर गिवन है तो उस फॉर्मूले में रखते हुए आप उस कर्व की लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा, अब अगर कर्व जो है वो पैरामीट्रिकली डिफाइन हो, यानी x इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग एंड y इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग गिवन हो, तो हम पैरामीट्रिक सिचुएशन में हमें डेरिवेटिव निकालना आते हैं, क्योंकि तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि डेरिवेटिव होगा क्या इस सूरत में, ठीक। जैसे कि अगर x इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग दिया हुआ तो हम dy/dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कैसे कि dx/dt अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है dx/dt यू कैलकुलेट सेपरेट एंड dy/dt यू कैलकुलेट सेपरेट। इस सूरत में सिर्फ होगा ये कि यहाँ पे 1 नहीं होगा। अब ये फॉर्मूले में ये इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, dx/dt का स्क्वायर और dy/dt का स्क्वायर इधर आ जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन इज सेम एज यू आर गाइस आर डूइंग प्रीवियसली। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो पैरामीट्रिकली डिफाइन कर्व है x = r cos t
एंड y इज इक्वल टू r sin t, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ फ्रॉम 0 to 2 पाई इस पूरे कर्व की, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे हमें वहाँ फॉर्मूले में नजर आया था कि हमें दोनों डेरिवेटिव अलग अलग ले रहे हैं, तो हम dx by dt ये निकालें यहाँ पे। dx by dt का मतलब है cos t से माइनस sin t आ जाएगा, और dy by dt का मतलब है कि sin t से ये यहाँ पे आपके पास cos t आ जाएगा, ठीक है। तो विद दीज टू वैल्यूज अब हमें इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में रिमेंबर ये दोनों चीजें स्क्वायर करके ऐड होनी है। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर किया, यानी dx by dt का dy by dt का स्क्वायर किया और यहाँ ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करने से ऑब्वियसली ये क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करने से हमारे पास जो है वो दे आर गोइंग टू बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, आर स्क्वायर तुमसे कॉमन ले लो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, तो कॉमन लेने के बाद स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर जो है वो बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यू कैन सिंपली write down r square as the sum of these two derivatives square। तो तुमने उसको r square को रूट के अंदर लिख दिया, और 0 से 2 पाई जो कि t के लिमिट्स हैं, कि वेरिएबल तुम्हारे पास जो यहाँ लिखा होता है dt वो वेरिएबल होता है, तो t के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ लिखे हुए 0 से 2 पाई, so you can integrate them from 0 to 2 pi, where r square is not the variable, so it will be going out from the integral sign and you will end up with only integral dt, where integral dt will give you simply t, and from 0 to 2 pi रखने से क्या होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2 pi r। Basically 2 pi r is the parameter of circle and these are the parametric equation of circle, where you can see find the length of the सर्कल। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तुमने देखा कि तुम इसको इस वाले फॉर्मूले से जब इंटीग्रेट करने के लिए गए तो लेंथ जो निकली वो बेसिकली पूरी पैरामीटर ऑफ सर्कल निकला है, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो आपने क्या करना है, dx by dt निकालना है, dy by dt निकालना है, उन दोनों के स्क्वायर्स को सम करते हुए और फिर इंटीग्रेट कर देना है, एंड रिजल्टिंग यू कैन सी द रिजल्ट हमारे पास उस कर्व की लेंथ आ जाएगी। अब जैसे ये दो आर्क पैरामीट्रिक कर्व गिवन है, ठीक है, x इज इक्वल टू cos 2t, y इज इक्वल टू sin 2t, ठीक। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको मैं नोट कर लूं पहले अपने पास, तो मैं तुम्हें इसको पैरामीट्रिकली, क्योंकि आपने इंटीग्रेट उसको करना है, लेंथ निकालनी है, द कर्व इज x इज इक्वल टू cos 2t and y is equal to sin 2t, and you have to integrate it from 0 to pi by 2, जो कि t का लिमिट दी मैंने 0 to pi by 2, ठीक है। So let's move on to this. So you can see यहाँ पे आपके पास दो कर्व आ गए, अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो dx by dt क्या होगा, यू कैन राइट डाउन dx by dt, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू 2 है, ठीक है, और जबकि dy by dt निकालोगे तो दैट्स गोइंग टू बी cos 2t इंटू 2, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूले के अंदर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इनको स्क्वायर करके पहले ऐड कर लो, यानी dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर लो, स्क्वायर प्लस 2 cos 2t का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करोगे दिस गोइंग टू गिव यू 4, जो कि कॉमन होगा दोनों में, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t, इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आ रहा है 4। अब अगर तुम इसको फॉर्मूला में रख दो लेंथ के लिए 0 से पाई बाई 2, जो कि तुम्हें वेरिएबल के लिमिट दिए हुए हैं, और इसका आंसर 4 है, एंड यू हैव ओनली dt, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब रूट 4 का तो 2 आ जाएगा, इंटीग्रल dt का आंसर t आएगा, ये 0 पाई बाई 2 है, व्हेन यू पुट द लिमिट तो ये क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई, ठीक है। यू कैन सी सर हमने dx अपॉन dt और dy अपॉन dt को स्क्वायर क्यों किया? बिकॉज ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, यू कैन सी द फॉर्मूला इज dx by dt स्क्वायर प्लस dy by dt स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दोनों पार्शियल उसके जो वो डेरिवेटिव है पैरामीट्रिक डेरिवेटिव, उनका स्क्वायर करके इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ स्क्वायर करके जब डेरिवेटिव को रखा तो वी एंड अप विद द आंसर ऑफ पाई,
ठीक है। सो सिंपल सा मेथड है आर्क लेंथ निकालने के लिए। दो फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे हमने पहला वाला ये देखा कि सिर्फ जो अगर एक्सप्लिसिटली रिटन है y इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे ये लिखा हुआ है, तो तुम उसका डेरिवेटिव निकालो, यहाँ स्क्वायर रख के और इसे इंटीग्रेट करो, तो जो भी लिमिट गिवन है जहां से ए से बी तक कंटिन्यूअस है तो उसे तुम लेंथ निकाल लिए। और अगर पैरामीट्रिकली गिवन है तो यू कैन सी के तुम्हें dx बाई dt और dy बाई dt दोनों को रखना है, दोनों को स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना है। तो ये आपको क्या करता है कि लेंथ ऑफ द कर्व दे देता है। किसी तरह से भी पैरामीट्रिक, जैसे अगर ये फंक्शंस दिए हुए हैं तो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, और से जीरो से पाई तक इंटीग्रेट कर दोगे, dx बाई dt इधर से निकलेगा, dy बाई dt इधर से निकलेगा। तो ये तुम करके देख लेना, इसमें सॉल्यूशन इसका दिया हुआ भी है, आंसर मैच कर लेना ये इसके। ठीक है, तो काम आसान सा है। जैसे अब ये पैरामीट्रिक कर्व गिवन है तो वही dx बाई dt निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी। यू विल स्क्वायर देम आउट, ठीक है, विद द प्रोडक्ट रूल ऑफ dx बाई dt यू विल एंड अप विद et cos t, और वहां से आएगा et माइनस et sin t। तो स्क्वायर करके तुम ऐड कर लोगे तो दे आर गोइंग टू गिव यू द वैल्यू एज 2et, और ये आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी डेरिवेटिव अगर आपको आते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि पैरामीट्रिक हो या सिंपल एक्सप्लिसिट रिलेशन हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, सो डू रिमेंबर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द कर्व यूजिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री में जाते हैं तो ज्योमेट्री में तो ऑब्वियसली आप कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं। यानी कोई भी कर्व अगर आपको गिवन हो तो ज्योमेट्री के अंदर व्हाट यू कैन डू, जैसे भी हमने शुरू में देखा था कि अगर कोई कर्व हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो उस कर्व की हम लेंथ निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। जैसे ये देखा था स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ऑब्वियसली कर्व जो है इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, उस सूरत में क्या होगा? अगर कर्व स्ट्रेट लाइन ही कर्व ऐसे करके आ रहा है, कुछ सोचो, तो ये लेंथ तुम्हें ज्योमेट्री नहीं निकाल के दे सकती। ठीक है, यानी कर्व जो है वो एक पैराबोलिक कर्व जब वो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ तुम्हें ज्योमेट्री थोड़ी निकाल के दे सकती है। ये लेंथ तुम कैसे निकालोगे? ये लेंथ तुम निकालोगे कैलकुलस की मदद से, जो भी हमने आज के लेक्चर में देखा। यानी तुम्हारी मेथोडोलॉजी क्या होगी? तुम्हारी मेथोडोलॉजी सिंपल ये फॉर्मूले वाली होगी जो हमने देखा। द फॉर्मूला फॉर जो एक्सप्लिसिट रिलेशन है, डेरिवेटिव उसमें से आ गया, वो तुमने लाके फॉर्मूले में रखा, दैट गोइंग टू गिव यू द लेंथ। एंड इफ द कर्व इज डिफाइंड पैरामीट्रिकली देन दो रिलेशन होंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ t, यू कैन सी y इज ए फंक्शन ऑफ t, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लो, उनका स्क्वायर करके यहाँ रख दो, एंड यू कैन सी। ये हमने सर्किल के केस में वेरीफाई भी किया कि इस लेंथ पेरीमीटर ऑफ सर्किल आ गई। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक अगर रिलेशन गिवन है तो यू कैन गो फॉर दैट। अब जैसे ये एक एक्सप्लिसिट रिलेशन गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। अगर हमें ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला की इक्वेशन है और उसने उससे कहा है कि इसे 1 से लेकर 4 8 तक इंटीग्रेट करके ये लेंथ बताओ, ये जो पिंक कर्व तुम्हें नजर आ रहा है ये लेंथ बताओ। द पैसा सेमी क्यूबिकल पैराबोला पासेस थ्रू 1 1 and 4 8। सो यू नो इफ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 to 4, पहली चीज तो ये कर्व की इक्वेशन है, अगर तुम वहां से इसका स्क्वायर रूट लोगे तो y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 आ जाएगा, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। तो अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो इधर x की पावर 3/2 आ जाएगा, एंड विद द डेरिवेटिव इट विल बी पावर पहले और पावर में से एक माइनस, एंड देन विद दैट डेरिवेटिव यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फ्रॉम 1 to 4। 1 to 4 से रखने के बाद यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव तुम्हारे पास निकल के आया हुआ इसका स्क्वायर रख लो, ये फॉर्मेशन आ जाएगी, एंड देन यू सिंपली सी कि ये जो लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन के लिए तुम ये चेक करोगे कि भाई इसका डेरिवेटिव बाहर लिखा होना चाहिए। यानी ये 9/4 है, पूरा फंक्शन तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 9/4 है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें बाहर 9/4 चाहिए होगा ताकि तुम इसे पावर इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेट कर सको। यानी इसकी पावर जो है अंडर रूट है, तो इसके अंदर तुम एक पावर में जब जमा करोगे तो 3/2 हो जाएगी और 3/2 से डिवाइड हो जाएगी। एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इसके तुम्हें से 1 और 4 की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे जाना है, तो you can end up with the answer, and this answer is now basically not representing the area। ये एरिया नहीं रिप्रेजेंट करा, ये आंसर आ रहा है कि ये जो लेंथ है जो तुम अब स्केल से नहीं नाप सकते क्योंकि ज्योमेट्री के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कैलकुलस लेट यू नो कि ये जो कर्व लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट स्पेशली व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सो फॉर्मूला अगर जहन में तो आप आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, ये बताने का मकसद। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन गो फॉर द एनी ऑफ द लेंथ जो कि हमारे पास इसमें नजर आ रही। ठीक है, ये भी तुम लोग ट्राई कर लेना, -π से +π पैरामीट्रिक कर्व गिवन है,
dx बाई डी थीटा निकालोगे इधर से, dy बाई डी थीटा इधर से निकालोगे, दोनों को स्क्वायर करके रखोगे, सॉल्यूशन इज इंक्लूडेड। तो तुम्हारे पास 8a इस कर्व की लेंथ आनी चाहिए, जो ये कर्व यहाँ पे गिवन है, साइक्लाइड इस कर्व का नाम है। तो इस कर्व को अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है, तो अगर तुमसे अलग अलग ना लिया जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों के डेरिवेटिव आ जाएंगे। मैं इसको स्टार्ट करके दे देता हूँ चाहो तो, ये तुम्हें, मैं कर्व लिख लूँ, उसके बाद का डेरिवेटिव का थोड़ा सा आइडिया करने के बाद तुम इंटीग्रेशन इसको कंप्लीट कर लेना। द कर्व्स आर x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरा है y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, और लिमिट्स हैं -5 से +5। ठीक है, सो क्योंकि पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, सो यू कैन सी, बट आई विल बी गोइंग फॉर dx बाई डी थीटा निकालूंगा। मैंने जैसे तुमसे कहा कि अगर तुम्हें ये मुश्किल लगे तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, a थीटा a साइन थीटा, ये भी मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल टू a प्लस a कॉस थीटा। यहाँ से dx बाई डी थीटा निकाल लो। ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू a थीटा से a आ जाएगा, और यहाँ से a कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से dy बाई डी थीटा का निकालोगे, a तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और a कॉस थीटा से माइनस a साइन थीटा, एंड देन यू सिंपली, बिकॉज तुम्हें लिमिट्स मालूम है -π से +π, -π से +π तुम्हें इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर ऑफ दिस a प्लस a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस -a साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा, दैट्स योर फॉर्मूला। उसके बाद इसको सिंपल, ऑब्वियसली यहाँ तुम इसको क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक इधर से आएगा और इधर से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट्स गोइंग टू गिव यू द वैल्यू एज 1। ठीक है, तो ये सिंपल कोई इसमें, अच्छा ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको तुम कंप्लीट कर सकते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन भी वहां शामिल है। ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, सो यू कैन चेक कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल निकालने के बाद, मैच कर लेना, 8 आना चाहिए। इसको कंप्लीट करके मुझे चाहो तो अगली क्लास में दिखा देना, मैच हो जाए तो उसका आंसर सही कर रहे हो। तो ये यहाँ तक मैंने इसको कर दिया, इसको आगे भी करोगे तो ये विल रीच अप टू द आंसर। ठीक है, 8 ये होमवर्क के तौर, वैसे तो टेस्ट योर एबिलिटी है, क्लास में तो हम वहीं के वहीं करवा लेते हैं, अभी तुम ये करना है कि अगली क्लास में करके दिखा देना कि भाई 8 तुम्हारे पास आ रहा है, इसका मतलब है यू कैन फॉलो। ठीक, ओके, क्लियर है भाई। दो चीजें हमने बेसिकली यहाँ देखी, और वो दो चीजों में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कर्व जो है मौजूद है, तो उसका कौन सा फॉर्मेट मौजूद है, यानी अगर हमारे पास कर्व के अंदर, ये कौन है, वाइजा बट कौन है भाई, वहाज बल्ला, उसको तो आई कैन आइडेंटिफाई फेयरली, वाइजा बट, rest of the name I can identify. Who is Vaiza but here? Okay. So any question is up to this level? अच्छा, ओके उष्णा, यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बता दे भाई, सिंपल सा काम है। अगेन यू कैन सी पीपल हु हैव जॉइंड लेट, बस ये याद रखें, पहला फॉर्मूला आर्क लेंथ के लिए ये लिखा हुआ 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करनी है, यानी दिस टाइम वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ द कर्व। दूसरा फॉर्मूला जो है वो उसको यूज करना है जब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई हो कर्व की। ठीक है, दैट इज कर्व इफ इट इज गिवन पैरामीट्रिकली, यानी एग्जांपल में जैसे हमने दिखाया था कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, दोनों के डेरिवेटिव आएंगे, यहाँ नजर आ रहा है dx बाई dt dy बाई dt, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और लिमिट्स जो भी उस पैरामीटर की दी हुई है t की, जैसे कि यू कैन सी इन द क्वेश्चन दे प्रोवाइड यू के 0 से 2 पाई तक है,
तो वो आप लिमिट रखते हुए इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर दो कर्व इक्वेशन नजर आ रहे हैं इसका मतलब है पैरामेट्रिकली जाना है। और अगर आपको सिंगल इक्वेशन नजर आ रहा है जैसे कि अभी आपने ये देखा था, यू कैन सी यू विल इंटीग्रेट विद द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द लेंथ। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया कि आर्क लेंथ हमने निकाली। सेकेंड स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या हैं इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़े से डेफिनेशन में। देखो भाई, क्योंकि इससे पहले हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकाल रहे थे, तो इन दो डायग्राम जो तुम्हें यहाँ सामने नजर आ रही है इसमें एक चीज बहुत वादे नजर आ रही है कि भाई अगर तुम एरिया निकालने चले, जैसे पहली डायग्राम पे अगर फोकस करो तो ये बता रही है कि अगर ये कर्व ऐसे जा रहा है और तुम इसको 1 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करो, इंफिनिटी का मतलब यू कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, so you want to find out what would be the answer, but you are interested in basically whether the area accumulated is finite or not। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि एरिया तो ये तो चलता चला जा रहा है ना, आप जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो व्हाट यू वांट टू नो वेदर दिस गोइंग टू गैदर ए फाइनाइट एरिया एज यू गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक से लेकर इन्फिनिटी तक अगर तुम जा रहे हो, तो अगर कोई इस किस्म का इंटीग्रल है जिसके ऊपर आइदर लिमिट इन्फिनिटी है कोई, जैसे यहाँ तुम पहले वाले में नजर आ रहा है, ठीक है, क्या दूसरे कर्व को देखो, दूसरा कर्व फाइनाइट लिमिट्स है 0 से 1 तक, लेकिन उसमें पॉइंट क्या है, उसमें पॉइंट ये है कि 0 से 1 तक के एरिया के अंदर निकालने में जो तुम्हारा इंटीग्रेंड है, जो ये तुम्हें इंटीग्रेंड का मतलब जो इंटीग्रल और डीएक्स के साइन के बीच में लिखा हुआ है, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है। इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, इंटीग्रेंड इनफाइनाइट हो रहा है, यानी अगर तुम 0 पे अप्रोच करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ कर्व चला गया, यानी वर्टिकल एसिम्पटोट की सिचुएशन है। यहाँ पे कोई वर्टिकल एसिम्पटोट की सिचुएशन नहीं है, ये सीधा 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओनली थिंग यू आर इंटरेस्टेड इन कि ये फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर दो टाइप की सिचुएशन है, एक वो जिसमें लिमिट इन्फिनिटी है और दूसरा वो जिसमें कि इंटीग्रेंड इन्फिनिट हो जाता है किसी भी इंटीग्रेशन लिमिट के आइदर एंड्स के ऊपर, लाइक या 0 पे या 1 पे, या इसके बीच में भी कहीं, अगर इसके बीच में भी कहीं इंटीग्रल इनफाइनाइट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको जो है वो कॉन्शियसली डील करना पड़ेगा। आप उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे पहली बात, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की हमारे पास अब जो मेथोडोलॉजी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये स्लाइड हमें बता रही है, ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप के दोनों डायग्राम बने हुए हैं, दोनों टाइप में हमें पता है कि एक वो जिसमें लिमिट इन्फिनिटी हो और दूसरा वो जिसमें के आपके पास कोई वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा हो और इंटीग्रेंड अनबाउंडेड हो रहा हो। ठीक है, तो दो टाइप्स के इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास बन गए। अब पहले वाले को डील करने का हमने मेथड बना लिया यहाँ पे कि टाइप 1 जो है जिसके अंदर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी आ रही है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखें टाइप 1 के अंदर पहले में अगर हम ए से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले केस में देखा था, हम 1 से इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर हम ए से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी कैन नॉट बी वैल्यूएटेड एज ए लिमिट, so what we do, we will write here b, and this is we put the limit for that limit b tends to infinity, यानी यहाँ पे हमने b लगा दिया और ये कह देंगे limit b tend to infinity, now the your variable is b and that will be tending towards infinity, and you will be analyzing the situation as b tends to infinity as you do in the limits। ठीक है, दूसरे केस में अगर से फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है, ये केस टाइप 2 नहीं है, यानी जब आपकी केस 1 के अंदर इन्फिनिट लिमिट है तो अगर लोअर लिमिट इन माइनस इन्फिनिट है तो आप क्या करेंगे भाई, इसको ए से रिफ्लेक्ट कर दिया आपने, हमने ए टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर दोनों इन्फिनिट यानी माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट का केस है टाइप 1 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक पॉइंट पे से ब्रेक करना पड़ेगा, यानी आप कहेंगे कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट सी तक और फिर सी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस सूरत में हम ये दोनों इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे, अगर इनमें से किसी एक का आंसर भी इनफाइनाइट आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो हमने पहली स्लाइड में देखा था ये एरिया का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब है इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, और अगर फाइनाइट आंसर आ गया इसका मतलब इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ऐसे इस वाले केस के अंदर भी अगर एरिया का आंसर यानी इस इंटीग्रल का आंसर एक फाइनाइट आंसर आता है तो इसका मतलब है कन्वर्जेंट है, यानी ये एरिया फाइनाइट है। और अगर ये आंसर इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब है कि ये एरिया कन्वर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्ज हो रहा है, यानी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही।
ठीक है, सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। पॉइंट क्लियर है भाई दोनों स्लाइड सबको? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? कोई सवाल किसी को पूछना हो तो भाई पूछ ले। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स टाइप 1 हमने देखा। अभी हमको जो है तकरीबन इसमें ब्रेक लेते हैं क्योंकि यहाँ टाइम जा रहा है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक है, फिर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है दोबारा शुरू करेंगे। तो इसमें मीन वाली रिकॉर्डिंग भी जो है ये क्या करेगा, इसको फाइनलाइज कर देगा। ठीक है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो दोबारा